सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में रविवार से महंगा होगा मदर डेयरी का दूध, कंपनी के प्रति लीटर पर की है 2 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में रविवार को मदर डेयरी के दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रही है। मदर डेयरी की दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने जा रही है। रविवार को दूध 2 रुपए महंगा हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि दूध खरीदी लागत में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मिल्क कंपनी ने घोषणा अमूल और पराग मिल्क फूड के 2 रुपए बढ़ाने के बाद ही कही है। दोनों दूध कंपनी दूध की कीमतों में 2 रुपए का इजाफा किया था, जिसके मशहूर कंपनी मदर डेयरी ने भी प्रति लीटर पर 2 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहक को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इससे पहले मदर डेयरी ने जुलाई 2021 में दूध के रेट बढ़ाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कहना है कि 2021 के बाद खरीद लागत में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई जा रही है। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब तक 57 रुपए का 1 लीटर मिल रहा था, जो रविवार को 59 रुपए में खरीदना होगा। वक्त बने दिल्ली हाईकोर्ट में की निजामुद्दीन मरकाम को फिर से खोलने की अपील, केंद्र ने किया विरोध। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने निजामुद्दीन मरकाम को पूरी तरह से फिर से खोलने की याचिका का विरोध किया है, मगर 2020 में यहाँ कोरोना के दौरान तब्दील जमानत का आयोजन किया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, तब से यह बंद पड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति मनोज के ओहारी के सामने कहा कि पिछले साल की तरह कुछ लोगों को आगामी धार्मिक अवसरों पर प्रार्थना करने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें साहिब बारात और रमजान के मद्देनजर मस्जिद को मार्च अप्रैल में खोलने की मांग की गई थी। केंद्र ने कहा कि मस्जिद परिसर पर निजी संपत्ति और बोर्ड के पास इसे फिर से खोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले के मौके पर कुछ लोगों को शर्तों के साथ नमाज अदा करने की छूट दी गई थी और इस बार भी इस तरह की व्यवस्था के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों निगमों का हो सकता है विलय, 12 मार्च को होगा फैसला, इसी ने की चुनाव की तैयारियां। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के तीनों नगर निगमों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहे बादलों के 12 मार्च तक छटने की संभावना है। वही देश में 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी। हालांकि इस बैठक में तीनों निगम का विलय करने के मुद्दे पर बीजेपी नेता अपनी बात रखेंगे। ऐसे में देखना भी यह रहेगा कि प्रदेश के ज्यादातर नेताओं की राय क्या है कि दिल्ली में एक निगम होना चाहिए, चूंकि राजधानी में 3 निगम होने से वित्तीय संस्थाओं पर काफी दबाव पड़ रही है। दरअसल बीते साल 2007 में एकीकृत नगर निगम और उसके बाद साल 2017 में तीनों नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने भारी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसके नेताओं में 3 नगर निगम के चुनाव को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं को तीनों निगम चुनाव में हार की आशंका सता रही है, जहां पर इसका मुख्य कारण वे सभी तीनों नगर निगम की आर्थिक स्थिति को खराब होने माने जा रही हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया 17 लेक्चरर को सम्मानित, बोले टीचर तैयार करते हैं देश की नींव। दिल्ली सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा वित्त घोषित कॉलेज में पढ़ाने वाले 17 लेक्चरर को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए शुक्रवार को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वितरण करते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना था। सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहते हैं। हमारे शिक्षक देश की नींव तैयार करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के शिक्षक ने दिल्ली में ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से देश को बदलना है। सरकार ने साल 2019 में ये पुरस्कार शुरू किया था। इस साल सम्मानित किए गए अधिकांश शिक्षक सरकार द्वारा वित्त घोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के एक सहयोगी प्रोफेसर थे। उन्हें 1-1 लाख रुपए और प्रसारित पत्र दिया गया है। शिक्षा में बदलाव है जरूरी, भारत को तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत, मनीष सिसोदिया। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीते शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार अपने 2 प्रशिक्षण संस्थान में बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इस दौरान सिसोदिया ने ITI जहांगीरपुरी में जैक फाउंडेशन की मदद से विकसित की गई अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की एक कॉस्मेटोलॉजी लैब और एक आधुनिक प्लम्बिंग लैब एक साथ नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया है। दरअसल डिप्टी सीएम ने बताया कि ITI जैसे प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाले प्रभावशाली छात्र भविष्य में एक नया अध्याय लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश तकनीकी विकास होगा तब देश का हर युवा कुशल होगा। आज हमारे ITI छात्रों को उनके असाधारण कैलाश के कारण बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल रही है, लेकिन अब ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है ताकि वे न केवल नौकरी तलाशने वाले बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सके। सिसोदिया ने अभी कहा कि विकसित देशों की तरह भारत को भी तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है।
दिल्ली में कोरोना के मामले की गिरावट जारी, आज मिले 302 नए मामले, 420 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के मामले की गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार 4 मार्च को जारी दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 302 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 मरीजों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। इससे शांति प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0.63% हो गई है। इससे पहले 3 मार्च गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए थे और 3 मरीजों की जान चली गई थी और संक्रमण दर 0.77% थी। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 47,738 लोगों को टेस्ट किए गए थे, जिसमें 302 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 420 मरीज ठीक भी हुए हैं। ताजा 302 मामले मिलने के बाद दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1466 हो गई है, जिसमें से 1080 लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं कोरोना के अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 83 है, जिसमें से 83 आईसीयू, 40 ऑक्सीजन सपोर्ट और 12 वेंटिलेटर पर मौजूद है। गलत पार्किंग करने पर उठाई गई गाड़ी तो अब भटकना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस ने सहूलियत के लिए उठाया है कदम। दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी नई प्रणाली की शुरुआत के बाद बीते 3 महीने में 39,000 से अधिक वाहनों को उठाई हैं। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने अधिकारियों से बताया कि 1 दिसंबर 2021 से प्रभावित हुई नई प्रणाली के तहत वाहन मालिकों को पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर वाहन उठाए जाने और उन्हें किसी स्थान पर ले जाया गया है, इसकी जानकारी दी जाती है। उठाए गए कुल वाहनों में से 18,987 दोपहिया वाहन है, 13,730 निजी कारें भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच कुल 39,155 वाहनों को उठाए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस जल्द ही SMS के जरिए ये जानकारी भी दे देगी कि वाहन कहां से उठाया गया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी सुमन नौरे ने बताया कि इससे पहले जब वाहनों को उठाया जाता था तो मालिकों को वाहन की गुमशुदगी या चोरी की शिकायत दर्ज करानी होती थी। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली में हमारा यातायात विभाग उठाए गए वाहनों के मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत एक संदेश भेजता है। यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भारत चिंतित, विदेश मंत्रालय ने दी अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का 10वां दिन है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमला किए जा रही हैं, तो वहीं यूक्रेन भी इसका माकूब जवाब दे रही है। दोनों देशों के बीच जारी जंग कब खत्म होगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बीच भारत सरकार ने यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने कहा है कि हम यूक्रेन के सुमी में भारतीय छात्रों को लेकर बहुत चिंतित में हैं। हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने के लिए तत्काल युद्ध विराम के लिए कई चैनलों के माध्यम से रूस और यूक्रेन की सरकारों पर जोरदार दबाव डाले जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन में सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। सभी छात्र किसी सुरक्षित जगह पर रहे और आवश्यक जोखिम न उठाए। विदेश मंत्रालय हमारे दूतावास छात्रों से लगातार संपर्क में है। सुमी उन संघर्ष क्षेत्रों में से एक है जहाँ रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदर बागची ने शुक्रवार को बताया था कि सुमी में करीब 700 भारतीयों के फंसे होने की जानकारी है। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा में ज्वाइन की। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सभा में किया स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक ने बीजेपी को झटका दिया है। सीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक चुनावी जनसभा में मयंक जोशी का सपा में स्वागत किया। उन्हें मंच पर मयंक का हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके आने से पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि हाल ही में मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद इसी बात की क्रेज तेज हो गई थी कि मयंक जोशी सपा ज्वाइन कर सकते हैं। लखनऊ में मतदान की पूर्व संध्या पर हुई इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था कि मयंक जोशी से शिष्टाचार भेंट है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैट सीट से अपने बेटे मयंक के लिए पार्टी में टिकट मांग रही थी। इसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मयंक कई सालों से पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं, टिकट के सही मायने में हकदार है। सोमानिया मोल्दोवा से 6,222 भारतीयों को निकाला गया। अगले 2 दिनों में 1,050 को करेंगे एयरलिफ्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत युद्धग्रस्त स्तर पर कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार नागरिकों को एयरलिफ्ट किए जा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि रोमानिया और मोल्दोवा से पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीयों को निकाला गया है। छात्रों को बुखारेस्ट के बजाय सुएवा में उड़ानें संचालित करने के लिए लाया गया। यहाँ एक नई हवाई अड्डा मिला है। अगले 2 दिनों में 150 छात्रों को निकाला जाएगा। पिछले 7 दिनों में केवल रोमानिया से कुल 29 उड़ाने के जरिए छात्रों को वापस भारत लाया गया है। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र 24 फरवरी को रूस का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से ही बंद है। ऐसे में भारत यूक्रेन के पड़ोसी विदेशों सोमानिया, हंगरी, स्लोविका और पोलैंड से विशेष उड़ाने के जरिए अपने नागरिक को निकाल रही हैं। एयर इंडिया, एयर एक्सप्रेस, इंडिगो, गो फास्ट, स्पाइसजेट और एयर एशिया इंडिया द्वारा संचालित निकासी उड़ानों के अलावा भारतीय वायुसेना भी यूक्रेन से फंसे भारतीयों को वापस लाने में सरकार की मदद कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।